से ऐसे प्रयोग किए कि उनके समकालीन शायद सोच भी नहीं सकते थे। मंटो अश्लील साहित्य लिखने के लिए बदनाम तो थे ही, तो मंटो की सर्वथा ऐसी ही एक नए ढंग की कहानी है फूंदने। मंटो ने उस जमाने में ही कहानी की एक नई जमीन तोड़ी थी। कहानी का ताना बाना बड़ा ही विचित्र है। इस बाबत हमने मुंबई में श्री असलम परवेज से फोन पर बातचीत की, जो कि मंटो पर साहित्य साधिकार लिखते हैं। वे कहने लगे, भाई उस जमाने में इस कहानी में मंटो ने कई जगह पूरे के पूरे वाक्य सिंबल के रूप में प्रयुक्त किए हैं। शायद नव कहानी लेखन का वो भारतीय साहित्य में पहला प्रयोग हो। उसी प्रकार पोर्ट्रेट बनाना जितना नाजुक, महीन और महारत का काम है, उतना ही चरित्र चित्रण लिखना भी। दोनों ही कलाएं बहुत निपुणता मांगती हैं। और मंटो ने अधिकार पूर्वक कुछ बड़े ही दिलचस्प खाके खींचे। मसलन अशोक कुमार, इस्मत चुगताई, नरगिस, श्याम, सितारा देवी और जिन्ना। सिर्फ इन खाकों पर ही एक पूरा अलहदा कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन खैर छोड़िए उसे। आइए अलग सी कहानी पढ़ते हैं, टेढ़ी लगी। जिस परिवेश में ये वे लिखने के आदी थे ना, उससे थोड़ी सी अलहदा किस्म की कहानी। अगर सड़क सीधी होती, बिल्कुल सीधी, तो उसके कदम मनोभारी हो जाते थे। वो कहा करता था, सीधापन जिंदगी के खिलाफ है। जिंदगी जो पेज दर पेज रास्तों से भरी हुई है। जब हम दोनों बाहर सैर पर निकलते ना, तो इस दौरान में वो कभी सीधे रास्ते पर न चलता। उसे बाग का वो हिस्सा बहुत पसंद था जहां बल खाती हुई रविशें बनी हुई थी। एक बार उसने अपनी टांगों को सीने के साथ जोड़कर बच्चे के मानिंद बड़े दिलकश अंदाज में मुझसे कहा था, अब्बास, अब्बास अगर मुझे और कोई काम न हो तो बखूला मैं अपनी सारी जिंदगी कश्मीर की पहाड़ी सड़कों पर चढ़ने उतरने में गुजार दूं। क्यों? क्या पेच है, क्या पेच है। एक पल तुम मुझे नजर आते हो, दूसरे पल मेरी नजर से ओझल हो जाते हो। अरे कितना इसरार है वहाँ। सीधे रास्ते पर तुम हर सामने आने वाली चीज को देख सकते हो, मगर वहाँ हर सामने आने वाली चीज तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल अचानक आ जाएगी, मौत की तरह अचानक। इस अचानक कितना बड़ा है। उसकी उम्र बमुश्किल 22 बरस के करीब होगी, मगर बाज़ औकात को इससे बहुत ज्यादा उम्र का मालूम होता था। और अजीब बात है कि कभी कभी उसको देखकर मैं यह ख्याल करने लगता था कि वो बच्चा बन गया है। उसमें एकाएक इस कदर तब्दीली हो जाए करती कि मुझे अपने निगाहों की सेहत पर शुबा होने लग जाता। एक मुलाकात की तफसील कुछ यूं है कि वो मुझे बाजार में मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो हाथ में एक बड़ा सा सेब था, मैं उसे दांतों से काट कर खा रहा था। तो ठीक ही, लेकिन उसका चेहरा बच्चों की माने एक नाकाबिले बयान खुशी के बायस थमथमाया हुआ था। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि सेब बहुत ही लजीज है। सेब के रस से भरे हुए हाथों को बच्चों के माने अपनी पतलून से साफ करके उसने बड़े बड़े जोश से मेरा हाथ दबाया और कहा, अब्बास वो 2 आने मांगता था, 2 आने मांगता था, मगर मैंने उसे 1 आने में राजी कर लिया। फिर उसने अपनी जीभ से एक लड्डू निकाला और मेरे हाथ में थमाकर कहा, तुमने लड्डू तो बहुत देखे होंगे। हाँ, पर ऐसा लड्डू तुम्हारे देखने में कभी ना आया होगा। ऊपर का बटन दबाओ, अरे दबाओ ना। जिस सब आश्चर्य हो रहा था, उसने मेरी तरफ देखा और लड्डू का बटन दबा दिया। लड्डू मेरी हथेली पर से एकदम मुश्किल सड़क पर गिरकर घूमने लगा। उसने खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। देखो 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 अब्बास, देखो इसका नक्श देखो। मैंने लड्डू की तरफ देखा जो मेरे सिर के माने घूम रहा था। हमारे इर्द गिर्द बीच में बहुत सारे आदमी जमा हो गए थे। शायद वो लोग उस समय रहते कि हम लोग कुछ दवाइयां बेचेंगे। मैंने उससे कहा, लड्डू उठाओ चलो यहाँ से। क्यों क्यों? अरे क्यों क्या, लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। अरे मेरे कहने में शायद थोड़ी सी तेजी थी, क्योंकि इसकी सारी खुशी मान पड़ गई। उसने लड्डू वहीं सड़क पर छोड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ा। घर तक मैंने और उसने कोई बात नहीं। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक इनकलाब पैदा हो गया था। वो मुझे परेशान बूढ़ा नजर आया। मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगर खुदा को इंसान की जिंदगी बसर करना पड़ जाए तो क्या हो?
वो अक्सर इसी किस्म की बेढंगी बातें सोचा करता था। बात लोग समझते थे कि वो जानबूझकर अपने आप को निराला जाहिर करने के लिए ऐसा ख्यालात का इजहार करता है, मगर ये बात बिल्कुल गलत थी। फितरी तौर पर उसकी तबीयत का रुझान ऐसी बातों की तरफ रहता था जो शायद किसी और के दिमाग में आ ही नहीं सकती थी। आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है कि उसको जब कभी कोई जख्म लगा तो उसने मजा लिया। वो मुझसे कहा करता था, अगर मेरे जिस्म पर हमेशा के लिए कोई जख्म बन जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ, मुझे दर्द में बड़ा मजा आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल में एक रोज उसने मेरे सामने अपने बाजू को तेज ब्लेड से जख्मी कर लिया था कि कुछ रोज उसके बाजू में दर्द रहे। एक तरफ तो बहुत सी बीमारियों के बचाव के टीके नहीं लगवाता था कि कहीं उन बीमारियों का खौफ ही खत्म न हो जाए, तो दूसरी तरफ वो बिन मतलब ऊट पटांग किस्म के टीके लगवाता रहता था तो उसे बुखार चढ़ जाए। उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि 2-3 रोज उसका बदन बुखार के बायस तपता रहे। जब कभी वो बुखार को दवा दिया करता था ना तो मुझसे कहता था, मेरे घर एक मेहमान आने वाला है, इसलिए 3 रोज तक मुझे फुर्सत नहीं मिली। एक रोज मैंने उससे पूछा, यार तुम आए दिन ये टीके क्यों लगवाते रहते हो? अब बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टीका लगवाने से जो बुखार चढ़ता है उसमें कितनी शायरी होती है। जब जोड़ जोड़ में दर्द होता है तो बाखुदा ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी निहायत ही जिद्दी आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। रोज मुझे उसके दिमागी संतुलन पर शुबा हुआ ये कि मैंने उससे अपने एक उस्ताद का तारुफ कराया जिसकी मैं बेहद इज्जत करता था। डॉक्टर शाकिर जो मेरे उस्ताद हुआ करते थे ने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया और कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। इसके बरक्स मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। उसका जवाब ये था, मैं बेहद शर्म में हूँ, आपका ऐस फरमाइए। उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही होगी ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं शर्म के मारे अपने उस्ताद के सामने खड़ा जा रहा था और वो बड़े इत्मीनान से सिगरेट की कश लगाता हुआ हॉल से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर शाकिर ने उसकी हरकत को पूरा समझा और मुझसे बड़े तेज लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारे दोस्त का दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसकी तरफ से माजरत तलब की और मामला रफा दफा किया। मैं वाकई बेहद शर्मिंदा था कि डॉक्टर शाकिर को मेरी वजह से ऐसा सख्त फिक्रा सुनना पड़ा। शाम को मैं उसकी तरफ गया इस इरादे के साथ कि उससे अच्छी तरह जवाब तलब करूंगा और अपने दिल के भड़ास निकालूंगा। वो मुझे लाइब्रेरी के बाहर ही मिल गया। मैंने छुपते ही उससे कहा, तुमने आज डॉक्टर शाकिर की बहुत बेइज्जती की है। मालूम होता है तुमने मजलिसी आदाब को खैरबाद कह दिया है। छोड़ो इस किस्से को, आओ कोई और काम की बात करें। मैं उस पर लगभग बरस पड़ा लेकिन वो खामोशी से मेरी सारी बातें सुनता रहा और फिर उसने कहा, अगर मुझसे मिलकर किसी शख्स को खुशी होती है तो जरूरी नहीं कि उससे मिलकर मुझे भी खुशी हासिल हो। और फिर पहली मुलाकात पर सिर्फ हाथ मिलाने से मैंने उसके दिल में खुशी पैदा कर दी हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। वो तुम्हारे डॉक्टर साहब ने उस रोज 20-25 आदमियों से तारुफ किया और हर शख्स से उन्होंने यही कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। क्या ये मुमकिन है क्या कि हर शख्स एक ही किस्म के तासुरात पैदा करे? देखो ये सब देखो तुम मुझसे फिजूल की बातें न करो। आओ अंदर चल आओ। मैं सोचने लगा कि उसने जो कुछ कहा था सही है और फौरन ही मेरे दिल में हसद सा पैदा हुआ कि इस शख्स में इतनी कुव्वत क्यों है कि वो अपने ख्यालात का इजहार बड़े बेधड़क तरीके से कर देता है। पिछले दिनों मेरे एक अफसर की दादी मर गई। मुझे उसके सामने मजबूर गम की कैफियत तारी करनी पड़ी थी और उससे अपनी मर्जी के खिलाफ 10-15 मिनट तक अफसोस जाहिर करना पड़ा। उसकी दादी से मुझे कोई दिलचस्पी न थी तो न ही उसकी मौत ने मेरे दिल पर कोई असर किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे नकली जज्बात तैयार करने पड़े। इसका साफ मतलब था कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही कमजोर है और इसी ख्याल ने मेरे दिल में ईर्ष्या की चिंगारी पैदा की थी। एक रोज मैंने उसकी साफ गोई से मुतासिर होकर कहा था, ये क्या बात है कि बाज़ औक़ात में तुमसे नफरत करने लगता हूँ। उसने मुझे ये जवाब देकर मुतमईन कर दिया, तुम्हारा दिल जो मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है, एक ही चीज को बार बार देखकर कभी कभी तंग आ जाता है और तीसरे दूसरे शे की ख्वाहिश करने लग जाता है। और फिर अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत नहीं करोगे तो मुझसे हमेशा मोहब्बत कैसे करोगे? अरे इंसान अजीब किस्म की उलझनों का मजमुआ है।
मैं और वो अपने वतन से बहुत दूर थे, एक ऐसे बड़े शहर में जहाँ जिंदगी अंधेरी कब्र सी मालूम होती है। मगर उसे कभी उन गलियों की याद न सताती थी जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। ऐसा मालूम होता था कि वो इसी बड़े शहर में पैदा हुआ। वो कहा करता था, वतन की याद बड़ी कमजोरी है। वतन की याद बहुत बड़ी कमजोरी है। एक जगह से खुद को चिपका देना ऐसा ही है जैसे राजा सांड को खूंटे से बांध दिया जाए। इस किस्म के ख्यालात के मालिक की जो हर शय को टेढ़ी ऐनक से देखता हो और रीत रिवाज के खिलाफ चलता हो, बाकायदा निकाह खानी हो, यानी पुरानी रसूम के मुताबिक उसका निकाह अमल में आए, तो क्या आपको ताज्जुब ना होगा? मुझे यकीन है कि जरूर होगा। एक रोज शाम को जब वो मेरे पास आया और बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझसे अपने निकाह की खबर सुनाई, तो आप यकीन नहीं करें, मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मेरी हैरत की बायस ये वजह न थी कि वो शादी कर रहा है, नहीं, मुझे ताज्जुब तो इस बात पर हुआ था कि उसने लड़की देखे बगैर पुराने खतूत के मुताबिक निकाह की रस्म में शामिल होना कबूल कैसे कर लिया। अरे वो तो हमेशा उन मौलवियों का मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करता था कि अरे ये बुढ़े मौलवी मुझे गठिया के बारे पहलवान मालूम होते हैं, जो अपने अखाड़े में छोटे छोटे लड़कों की पुष्टियां देखकर अपनी हिस्स पूरी करते हैं। खैर निकाह हो गया, दूसरे लफ्जों में अनहोनी बात हो गई, और जो ताज्जुब मुझे पहले हुआ था वो बाद में भी बरकरार था। मगर मैंने इसके मुतालिक उससे कभी जिक्र नहीं किया, इस ख्याल से कि शायद इसे नागवार गुजरे। निकाह करके वो अपने रसूलों के टेढ़े मीनार से बहुत बुरी तरह फिसला था और उस गड्ढे में सिर के बल आ गिरा था जिसको वो बेहद गलीज कहा करता था। एक रोज दोपहर को वो मेरे घर आया। निकाह हुए 3 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान में वो हमेशा उदास सा रहा था, लेकिन उस दिन उसका चेहरा दमक रहा था। वो मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सिगरेट सुलगाकर मेरे पास बैठ गया। साफ जाहिर था कि वो कोई बहुत बड़ी अहम बात सुनाने वाला है। उसने सिगरेट के धुएं का एक छल्ला बनाया और उसमें अपनी उंगली दाखिल करते हुए कहा, अब्बास, हाँ, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ। कहाँ? मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। हैं? हाँ, मैं तुम्हें कभी इतना देना ना आता, मगर मुझे तुमसे कुछ रुपए लेना है जो तुमने मुझसे कर्ज ले रखे हैं। क्या याद है तुम्हें? हाँ भाई, मुझे याद है, पर तुम जाता रहे और फिर हमेशा के लिए। बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात में उसे भगाकर अपने साथ लिए जा रहा हूँ और वो तैयार हो गई है। बात सुनकर मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं बेवकूफों की मानिंद हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। वो अपनी ब्याहता बीवी को, जिसे वो जब चाहता उंगली पकड़कर अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था, अगवा करके ले जा रहा था, भगा कर ले जा रहा था। जैसे अब मैं क्या करूं? उस वक्त मैंने क्या सोचा? नहीं, मैं कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था और बस हंसे जा रहा था। देखो तुम हंसो मत। मैंने जो कहा है सच है। कल रात वो अपने मकान के साथ वाले बाग में मेरा इंतजार करेगी। ठीक है, और मुझे सफर के लिए कुछ रुपए चाहिए। अब तुम्हें क्या मालूम कि मुश्किलों से मैंने उसे राजी किया है। मैंने फिर हंसना चाहा, मगर मेरी हंसी दब गई, क्योंकि वो बहुत संजीदा था और मुझे कतई तौर पर यकीन हो गया कि वो वाकई अपनी ब्याहता बीवी को भगा कर लिए जा रहा है। कहाँ, ये मुझे मालूम ना हो सका। मैं ज्यादा तफसील में गया भी नहीं और उसको वो रुपए अदा कर दिए जो मैंने अरसा हुए उससे कर्जा लिए थे, और ये समझकर नहीं लौटाए थे कि वो शायद कभी मांगेगा ही नहीं। लेकिन उसने चुपचाप रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए। वो बगैर हाथ मिलाए रुखसत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे भुला न देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खुश थी। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, वो चला गया। मैं जहां खड़ा था बहुत देर तक वहीं बुत बना रहा। उधर दूसरे दिन जब उसके ससुराल वालों को पता चला कि उनकी लड़की रात ही रात में कहीं गायब हो गई है, तो उनके यहाँ तो जैसे हंगामा पड़ता। 1 हफ्ते तक उन्होंने उसको इधर उधर तलाश किया और किसी को इस वाक़े की खबर तक न हुई। और बाद में लड़की के भाई को मेरे पास आना ही पड़ा और मुझे हमराज बनाकर सारी राम कहानी सुनानी पड़ी। वो तो बेचारे ख्याल कर रहे थे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है, और लड़की का भाई मेरे पास इसी गर्ज से आया था कि मैं उनकी तरफ से उसे ये बता दूं कि भाई बेचारा शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। जब मैंने उसको असल बात से आगाह किया तो हैरत के बायस उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
इस बात से उसको खुद धारस हुई कि उसकी बहन किसी और गैर मर्द के साथ नहीं भागी, बल्कि अपने शौहर के भी पास है। लेकिन उसके समझ में ये बिल्कुल नहीं आया कि उन्होंने ये फिजूल और नाज़ेबा हरकत की क्यों। बीवी उसी की, जब चाहता ले जाता। इस हरकत से तो यह मालूम होता है कि जैसे कोई मिसाल पेश न कर सका, और मैं भी उसे कोई इत्मीनान दे जवाब न दे सका। कल सुबह की डाक से मुझे उसका खत मिला तो मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। लिफाफे में बस एक कोरा कागज था जिस पर एक टेढ़ी लकीर खींची हुई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के पश्चात कहीं ये नहीं लगता कि मंटो ने खुद का ही खाका पीछा। मंटो की खुद की फितरत भी सीधे रास्तों पर चलने वालों में से नहीं थी। एक जगह उसने खुद के लिए भी खुदा से किस तरह दुआ मांगी है, जरा ऐसे सुनिए।